हेलो CFC स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज माय लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने ट्रू और फॉल्स कंप्लीट कर लिया था और एक हमने थियरी क्वेश्चन किया था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। टुडे आई विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। पहले 3B कर देते हैं क्योंकि 3B एक छोटा सा क्वेश्चन है। दिस इज जस्ट आइडेंटिफाइंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Classify the following expenditure as capital or revenue expenditure. Traveling expenses of directors for the trips abroad for purchase of capital assets. See क्या दिया हुआ है? Traveling of directors for trip abroad. लेकिन क्या खरीदने को जा रहे हैं? Assets खरीदने को जा रहे हैं। तो हमको मालूम है ये विजिट कोई अदर विजिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस विजिट नहीं है, ये सिर्फ एसेट खरीदने के लिए है। तो एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट शुड बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट. सो दिस शुड बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करें. अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस. सी वर्किंग एक्सपेंसेस रिड्यूस होने से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक पॉइंट ये भी है, एनी एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द फ्यूचर कैश इनफ्लोज. जो हमारा एसेट वही होता है जो फ्यूचर में हमको इनकम दे. तो अगर मेरा वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो जाएगा तो फ्यूचर में मेरे को इनकम आनी चालू हो जाएगी. सो रिडक्शन इन वर्किंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो लीडिंग टू मोर कैश इनफ्लोज इन फ्यूचर. सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे. ये डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है. हमारी इनकम बढ़ेगी और कोई भी खर्चा अगर हमारी इनकम बढ़ा देता है तो दैट एक्सपेंडिचर इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट. अरे गुड्स का शिफ्टिंग चार्जेस जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है. सो कभी भी गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा आता है वो वैसे भी रेवेन्यू होता है. एक जगह से आप अगर दूसरे जगह पे गुड्स का मूवमेंट करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज्ड टू ब्रिंग इट इन वर्किंग कंडीशन. तो इसी तुमने तो आज ही परचेज की है, तो परचेज करने के बाद जो भी खर्चा लगेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा. तुम ये नहीं बोल सकते कि सर ये सेकेंड हैंड कार है तो रेवेन्यू बोलेगा. अरे तुमने आज परचेज की है, परचेज करने के बाद उसको रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. फिर अमाउंट स्पेंड ऑन रिन्यूअल फीस ऑफ पेटेंट राइट. सी रिन्यूअल चार्जेस इज ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्योंकि उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बोला जाता है. जैसे एसेट पे मेंटेनेंस होता है ना, वैसे ये इंटेंजिबल एसेट का मेंटेनेंस है. सो रिन्यूअल परचेज ऑफ पेटेंट्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ईयरली तो ईयर बाय ईयर या पीरियोडिकली होते ही रहेगा. सो ये रेगुलर एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, और रिकरिंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल रिकरिंग एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. चलो ये तो हो गया. अब एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केवल. एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं. Journal entries in the books of Keval. Question number 3A. Journal of Keval. Now regarding these journal entries, कोई रेक्टिफिकेशन के बारे में तो बोला नहीं है इन्होंने. सो जो ट्रांजैक्शन जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे. Is narration compulsory? Yes, you have to write narration. How to write narration? You write just explanation of the transaction. That's it. Check of 9,000. Check amounting rupees 9,000 from Hari Kishan
इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹10,000। हमको हरि किशन से चेक मिला है, इसका मतलब है वी हैव रिसीव्ड द चेक, लेकिन चेक कितने का मिला है? 9,000 का। अकाउंट था हरि किशन का 10,000, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट। सो माई एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि किशन अकाउंट। राइट डाउन फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, discount allowed account debit 1,000, to Hari Kishan account 10,000। नरेशन तुम लिख लोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फॉर 9,000 फ्रॉम हरि किशन in full and final settlement of ₹10,000, being check received for ₹9,000 from Hari Kishan in full and final settlement of ₹10,000। ठीक है ना? उसके बाद आगे नेक्स्ट, माई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स जिसकी सेल प्राइस 8,000 है, कॉस्ट है 6,000 और साथ में कैश। सी एक चीज याद रखना, ये जो ड्राइंग्स है ना, इसको बोलते हैं गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड। ड्राइंग्स आर नोन एज गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड। जो भी गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर चला जाता है, हम बेचते नहीं है ना, तो उसको सेलिंग प्राइस पे नहीं लिखना चाहिए, उसको कॉस्ट प्राइस पे लिखना चाहिए। जैसे गुड्स लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट है, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन। वैसे ही ड्राइंग्स भी बिजनेस से बाहर चला गया, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो बिजनेस से बाहर चला गया बट बेचा नहीं है। अगर बेचा नहीं है तो सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, इट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस 6,000 और कैश लेके जा रहा है। सो सिंपल है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखोगे। नंबर 2, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड परचेजर्स लिखना, गुड्स मत लिख देना। एट कॉस्ट 1,000 रुपीज का कैश है एंड परचेजर्स आई विल टेक 6,000 रुपीज। परचेजर्स 6,000, $7,000। ये लो, ये ट्रांजैक्शन भी हो गया। फिर उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मैंने बोला ना, गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड की एंट्री होती है रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स एट कॉस्ट प्राइस, नेवर टेक सेलिंग प्राइस। ये सारे एग्जाम्पल है गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड के, जो गुड्स बाहर तो गया लेकिन बिका नहीं। अगर बिका नहीं तो सेलिंग प्राइस आ ही नहीं सकता। सो 3,000 पे एंट्री, और इनकी एंट्री आती है रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स। सो फ्री सैंपल्स अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम लोग इसको एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं। फ्री सैंपल्स, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट। बच्चों नरेशन आप लिख लेना। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स। अगर सेल ही नहीं हुआ है तो सेलिंग प्राइस नहीं आ सकती है। तुम अननेसेसरीली एंटीसिपेटेड प्रॉफिट नहीं लिख सकते, जो प्रॉफिट कभी मिलेगा ही नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट जो कभी हम कमा ही नहीं पाएंगे, ऐसा प्रॉफिट नहीं लिख सकते एट कॉस्ट।
क्या अमाउंट है, कॉस्ट कितना है 3000, सेलिंग प्राइस नहीं ले रहे। बीइंग फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, नथिंग एल्स। और क्या लिखोगे उसके बारे में, नरेशन में खाली एक्सप्लेन ही तो करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन को। रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट ऑफ करंट ईयर एंड रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ तो टोटल मिला तो 10,000 है ना, सो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, आधा कमीशन तो ये साल का है, आधा कमीशन तो ये साल का है, तो आधा कमीशन तो लिख दो, 2 कमीशन 5,000, and 2 commission received in advance, to commission received in advance 5,000, to commission received in advance 5,000. So we have done this. Next transaction. Last transaction. Purchase second hand machinery from Jawar Industries for 3 lakhs. सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की हमने जवार इंडस्ट्रीज से 3 lakhs में, प्लस इस पे जीएसटी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। पेड ₹1 lakh immediately by check and balance will be paid after 2 months। ठीक है ना, सो मशीन है 3 lakhs की और उस पर 6% हमको जीएसटी और सीजीएसटी देना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है। एक तो सेंट्रल एक स्टेट, दोनों जीएसटी हमको देना पड़ता है आधा आधा सेम। सो लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट डाउन मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 lakhs। ये 3 lakhs की तो मशीनरी आई है, अब इसके ऊपर हमको जीएसटी देना है क्योंकि मशीन खरीदी है, तो हम लोग बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना परसेंट है, 6% ईच बोला है। सो 3 lakhs का 6% का मतलब है 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 18,000 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को टू बैंक। अभी टू बैंक में 1 लाख रुपया तो हम लोग आज ही दे रहे, 1 लाख रुपया तो आज ही दे रहे, इमीडिएटली बोला है ना, out of which 1 lakh is paid immediately and balance to be paid after 2 months। खरीदा किससे है, पार्टी का नाम है क्या, जवाहर इंडस्ट्रीज। टू जवाहर इंडस्ट्रीज 36,000 तो ये, क्योंकि हम लोग पे करेंगे जवाहर इंडस्ट्रीज को, जवाहर इंडस्ट्री हमसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा।
जैसे आज आप लोग हमारे पास एडमिशन लेने को आते हो, तो यू पे अस एंड वी पे जीएसटी टू जीएसटी डिपार्टमेंट. चलो, सो टू जवाहर इंडस्ट्रीज 2,36,000. टू जवाहर इंडस्ट्रीज 2,36,000. नरेशन लिख दोगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड पेड इमीडिएटली 1 लाख रुपीज. बैलेंस पेएबल टू जवाहर इंडस्ट्रीज विद इन अ मंथ्स टाइम. सो ये आप नरेशन तो जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, बस वो का वो लिख सकते हो. यू कैन राइट हियर. बच्चों, ये लास्ट प्रॉब्लम था अपना, ये भी हमने कर लिया. ये लो, आई हैव डन जर्नल एंट्रीज. सो टुडे माय क्वेश्चन नंबर 3 A and B हैज बीन डन. सी आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉच रिकॉर्डेड क्लास. सो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे कंप्लीट एक प्ले लिस्ट में है, तो आप लेक्चर वाइज देख सकते हो. बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, और आपके सारे आरटीपीस कवर हो जाएंगे. आरटीपीस कवर होने के बाद आई विल स्टार्ट विद मॉक टेस्ट पेपर्स. तब तक मॉक टेस्ट पेपर आ जाएंगे, तो आई थिंक आ गए MTPs. सो MTP फिर मैं शुरू कर दूंगा. देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, मैं लाइन से ही जा रहा हूँ, आई एम गोइंग क्वेश्चन वाइज. क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है, ये ट्रांजैक्शन से, और एक प्रॉब्लम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का. तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें 5 ट्रांजैक्शंस हैं. और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ही है, तो 5 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. खाली क्वेश्चन नंबर 4 में वो 2 क्वेश्चन है, एक कैश बुक का है और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है. सो मैं लाइन से करते चलूँगा, एक एक क्वेश्चन हर वीडियो में मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन ख़त्म करूँगा. आई विल कंप्लीट इन एवरी लेक्चर 1 क्वेश्चन. सो टुडेज लेक्चर इज डन. वॉच इट, प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्स बना के नोट डाउन करते जाओ, और पूरा आरटीपी होने के बाद एक बार सिर्फ क्वेश्चंस देख के अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना. ये तो तुम मेरे साथ कर रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, फिर अपने आप से कर लेना. एंड सेम थिंग यू फॉलो फॉर मॉक टेस्ट पेपर्स ऑल्सो. चलो, दैट्स इट, विल स्टॉप इट हियर. बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग.